Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में और ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड होने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये बेसिकली आपके क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स के जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी थर्ड क्लास होने वाली है, तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन और यहाँ पर आपसे पूछा गया है the writing in which the person has made a deliberate attempt or modify all or some writing habits is known as। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जब अपनी राइटिंग में थोड़ी बहुत से चेंजेस करता है ताकि वो अपनी जो एक्चुअल हैंड राइटिंग है उसको मॉडिफाई कर सके, तो इस तरह की राइटिंग को हम बोलते हैं डिसगाइज्ड राइटिंग। यानी कि वो अपनी एक्चुअल राइटिंग हैबिट्स को, अपनी एक्चुअल राइटिंग को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है डिसगाइज्ड राइटिंग। अभी यहाँ पर डिसगाइज्ड राइटिंग क्या होता है, यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है दैट डिसगाइज्ड राइटिंग इज डेलिबरेटली मॉडिफाइंग द रेगुलर वे ऑफ राइटिंग। फोर्स्ड राइटिंग जो होती है ये एक तरह का फॉल्स रिटन डॉक्यूमेंट या फिर जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उसमें कोई ना कोई ऑल्टरेशन करना, वो आपका कहलाता है फोर्स्ड राइटिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी राइटिंग की, तो कंटेम्प्रेरी राइटिंग क्या होता है? इट इज़ द राइटिंग सैम्पल दैट आर रिटन अराउंड द सेम टाइम पीरियड एज द डॉक्यूमेंट इज क्वेश्चन। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो जिस टाइम पर क्वेश्चनिंग में आ रहा है, मतलब वो जेन्यून नहीं लग रहा है, तो उसी टाइम के आसपास कुछ भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना, सैम्पल्स को बनाना, तो वो कहलाता है आपका कंटेम्प्रेरी राइटिंग। गाइडेड हैंड सिग्नेचर बहुत सिंपल है कि कोई भी इंडिविजुअल है जो कि असिस्ट कर रहा है कि आपको इस तरह से ये चीज़ आपको लिखनी है, तो गाइडेड हैंड सिग्नेचर में क्या होगा? इट यूजेस पैराफ्रेज सेंटेंसेस बाय यूजिंग असिस्टेड हैंड। मतलब कि कोई गाइड कर रहा है, कोई असिस्ट कर रहा है, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है गाइडेड हैंड सिग्नेचर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर पूछा गया है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बेसिकली बोला गया है असर्शन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑथर ऑफ अ फोर्स्ड सिग्नेचर मे बी पॉसिबल इन सिमुलेटेड फोर्जरी। तो जो भी सिमुलेटेड फोर्जरी होती है, सिमुलेटेड फोर्जरी का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल की जो भी राइटिंग है, जो भी सिग्नेचर है, उसको कॉपी करना। कॉपी करना कहलाता है सिमुलेटेड फोर्जरी। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि जो भी ऑथर की फोर्स्ड सिग्नेचर है उसका आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है इन केस ऑफ सिमुलेटेड फोर्जरी, तो यहाँ पर मे भी बोला गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है क्योंकि जो फोर्स्ड सिग्नेचर होते हैं वो आपके जितने भी सिमुलेटेड फोर्जरी होते हैं वहाँ पर आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। रीजन दिया गया है बिकॉज इट इज अ डबल एक्शन प्रोसेस वेयर अ फोर्जर ट्राइज टू हाइड हिज ओन राइटिंग हैबिट्स अनसक्सेसफुली। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो भी फोर्जरी कर रहा होता है वो इंडिविजुअल अपनी खुद की हैंड राइटिंग के फीचर्स को छुपाने की कोशिश करता है, उनके हैबिट्स को छुपाने की कोशिश करता है, बट वो उतना सक्सेसफुल उसमें नहीं हो पाता है क्योंकि जो भी बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की हैबिट्स होती हैं उनको छुपा पाना, उनको हाइड कर पाना उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। इसी वजह से जो रीज़न है आपका बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो यहाँ पर असर्शन एंड रीज़न बोथ आर ट्रू, तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला गया है सिग्नेचर ऑन चेक, ड्राइवर्स लाइसेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे जो है किस तरह के एग्जाम्पल हुए? ये रिक्वेस्टेड राइटिंग होगी, नॉन रिक्वेस्ट राइटिंग होगी, या फिर एग्जिबिट होंगे, या फिर ऑल ऑफ दी अबव होगा। तो बेसिकली चेक पर कोई भी साइन है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उस पर अगर आपके साइन है, या कोई भी जो जेन्यून डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर अगर साइन कहीं भी अवेलेबल है, तो इस तरह के जो भी आपके सैम्पल्स होते हैं एक तरह से ये कहलाते हैं नॉन रिक्वेस्ट राइटिंग, क्योंकि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल है अपनी इच्छा से वॉलंटरीली कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर रहा है, तो इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन रिक्वेस्टेड राइटिंग। यहीं पर अगर हम कोई भी सैम्पल का कलेक्शन करते हैं कोई भी अपने सस्पेक्टेड इंडिविजुअल से, तो वो जब हम उससे बोल रहे हैं कि आप हमको ये पर्टिकुलर चीज़ लिख के दो, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है रिक्वेस्टेड राइटिंग, क्योंकि वहाँ पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ लिखनी है। बट जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पर भी सिग्नेचर अवेलेबल है या कोई भी चीज़ अवेलेबल है जहाँ पर इंडिविजुअल ने अपनी इच्छा से लिखा हुआ है, साइन किया हुआ है, तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं नॉन रिक्वेस्टेड राइटिंग।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर वही सब कुछ लिखा भी हुआ है कि जो हैंड राइटिंग सैंपल जो कलेक्ट करे जाते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के लिए एंड नॉन रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड आर नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन after the writings in question have been placed. Rather, these are samples of precious writings such as note, check, signature, diary entries. So basically वही चीज़ है कि नॉन रिक्वेस्ट स्टैंडर्ड्स को, जो भी नॉन रिक्वेस्ट राइटिंग्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको हम रिक्वेस्ट नहीं करते हैं इंडिविजुअल से, उनको हम कलेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। एंड अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कॉपी प्रिपेयर्ड बाय सुपर इम्पोजिंग द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो जो भी डॉक्यूमेंट है जब हम उसकी सुपर इम्पोज करके कॉपी कर रहे हैं, फोर्जरी कर रहे हैं, तो इस तरह की फोर्जरी कहलाती है आपकी ट्रेस्ड फोर्जरी। यानी कि यहाँ पर आप कर रहे हो ट्रेसिंग। कैसे कर रहे हैं? ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और इसके ऊपर आपको कोई फोर्ज सिग्नेचर किसी के बनाने हैं। उसके लिए क्या करना होगा? ये आपकी शीट नंबर 1 हो गई। इसके ऊपर एक शीट 2 है। इस शीट के ऊपर यहाँ पर साइन अवेलेबल है, जिस भी इंडिविजुअल के साइन आपको कॉपी करने हैं। ये साइन जो है आपको ये शीट 1 के ऊपर चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? शीट 2 को शीट 1 के ऊपर रखेंगे और उसके बाद में शीट 2 के ऊपर जो भी साइन रहते हैं, या तो आप उसको बहुत ही प्रेशर लगाते हुए ओवरराइट करोगे, जिससे कि जो इम्प्रेशन होता है, जो इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं, वो आपके शीट 1 के ऊपर इम्प्रिंट हो जाएं। ये कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपका ट्रेसिंग पेपर आता है, तो उसके थ्रू भी ये चीज़ किया जा सकता है। तो ये आपके बेसिकली अलग अलग मेथड होते हैं। जब हमने फोर्जरी बात करी थी डिटेल में, वहाँ पर डिस्कस करा हुआ है। तो रफली आप इतना समझ लीजिए कि जब कोई भी चीज़ को आप सुपर इम्पोज करते हो, यानी कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर दूसरे डॉक्यूमेंट के रख के देन आप उसका सुपर इम्पोजिशन कर रहे हो, उसको कॉपी कर रहे हो, तो इस तरह की फोर्जरी आपकी कहलाती है ट्रेस्ड फोर्जरी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, वही चीज़ लिखी हुई है जो ट्रेस फोर्जरी होती है। इसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो भी आपको साइन है, राइटिंग है, जेन्यून है, जिसको कि इसको आप ट्रेस करते हुए ट्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू आप उसको किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेस्ड फोर्जरी। एंड ट्रेस्ड फोर्जरी इज द रिजल्ट ऑफ हेजिटेशन शोन एंड एबनॉर्मल चेंज इन डायरेक्शन, इनकंसिस्टेंसी ऑफ पेन प्रेशर एंड अननेचुरल मूवमेंट। तो ये सारे कुछ आपके फीचर्स हो जाते हैं जो कि ट्रेस्ड फोर्जरी को आइडेंटिफाई करने के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर पूछा गया है फोर्जर प्रिपेयर द राइटिंग फ्रॉम द मेंटल इंप्रेशन। मेंटल इंप्रेशन का यूज करते हुए कोई भी जो फोर्जर है वो राइटिंग को प्रिपेयर कर रहा है, मतलब कि उसने कोई भी एक राइटिंग थी या कोई भी किसी भी इंडिविजुअल का सिग्नेचर था, उसने अपने माइंड में उसको बैठा लिया है, बहुत अच्छी तरह से उसको समझ लिया है कि यहाँ पर इस तरह का बनना है, वहाँ पर इस तरह का बनना है। जो भी असेंडर्स होते हैं, डिसेंडर्स होते हैं, एपेक्स होते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हैंड राइटिंग में कितने तरह के कर्व्स हैं, कनेक्शन है या नहीं है, राइटिंग कर्सिव है, लेफ्ट हैंडेड है, स्ट्रेट है, राइट हैंडेड है, तो ये सारी चीज़ों को अपने माइंड में सेट करते हुए आप किसी भी इंडिविजुअल की राइटिंग को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरह की राइटिंग को हम बोलते हैं आपका फोर्जरी बाय मेमोरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और आगे चलते हैं। यहाँ पर वही चीज़ इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन फॉर्म में लिखा हुआ, जो कुछ समझाया है वही चीज़ है, दैट इट रिफर्स to the signature or writing prepared from the material from the mental impression of forms and letters of the sign of actual writer and without any model sign or writing before the forger at the time of forgery। मतलब फोर्जरी करते टाइम पर जो भी फोर्जर है उसके सामने कोई भी सिग्नेचर का सैंपल अवेलेबल नहीं होगा जिसके थ्रू वो कॉपी कर पाएगा। वो कॉपी कर रहा है, उसने कहीं पर किसी के साइन को, किसी के राइटिंग को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया है और उसको अपने माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लिया है, एंड देन वो उसको अपने उसमें जो भी माइंड के अंदर जितना भी इंप्रेशंस उसके बचे हुए हैं, तो उसका यूज करते हुए वो उनकी कॉपी कर रहा है। तो इस तरह की फोर्जरी को हम बोलेंगे फोर्जरी बाय मेमोरी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे टर्म्स बोले थे, एसेंडर्स, डिसेंडर्स, एपेक्स, इसके अलावा और बहुत कुछ था।
तो ये सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको उनका एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर हर चीज़ को बहुत डिटेल में हमने एक एक करके डिस्कस किया हुआ था, तो वहाँ से जाकर आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पर पूछा गया है कॉमनली यूज्ड केमिकल इरेजर। तो केमिकल इरेजर की तरह से कॉमनली कौन कौन से यूज करे जाते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऑक्सैलिक एसिड एंड पोटेशियम पर मैग्नेट, ये तीनों ही केमिकल इरेजर्स होते हैं जो कि कॉमनली यूज करे जाते हैं। अभी केमिकल इरेजर क्या हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हुई है, तो जो भी राइटिंग अवेलेबल है, जो भी सिग्नेचर अवेलेबल है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको इरेज करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स के थ्रू इरेजिंग करते हैं जो भी डॉक्यूमेंट पर लिखा हुआ है उसकी, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है केमिकल इरेजर। और यहाँ पर वही चीज़ की कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, तो ये सारे केमिकल्स आपके यूज़ करे जाते हैं। अभी यहाँ पर जो केमिकल इरेजर है क्या है, वो चीज़ लिखी हुई है कि रिमूव करने के लिए या फिर ब्लीच करने के लिए इंक को हम यूज़ करते हैं इसको, एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्लीचिंग द कलर ऑफ इंक बाय कन्वर्टिंग कलर्ड कंपाउंड इनटू कलरलेस कंपाउंड, एंड द इंक इटसेल्फ रिमेन्स ऑन द पेपर इन इनविजिबल फॉर्म, यानी कि इंक जो है पेपर पे रहती है बट वो इनविजिबल फॉर्म में रहती है। क्यों? क्योंकि जो भी इंक में कलर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, वो कलर्ड प्रोडक्ट्स को ये केमिकल्स क्या करते हैं, या तो ऑक्सीडाइज कर देंगे तो वो सारे कलर्ड प्रोडक्ट्स रिमूव हो जाएंगे, या तो फिर उनके साथ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करके उनके कलर को कलरलेस कर देते हैं। तो ये चीज़ आपकी होती है केमिकल इरेजर्स में। एंड केमिकल इरेजर्स जो रहते हैं, जहाँ पर भी अप्लाई करे जाते हैं वहाँ पर एक कलर स्पॉट छोड़ देते हैं आफ्टर इरेजिंग ऑन द पेपर, मतलब कि या तो हल्की सी येलोनेस होगी, या फिर डिपेंड करेगा कि कौन से तरह का आप केमिकल यूज़ कर रहे हो, तो वो अपना बहुत ही हल्का सा एक स्पॉट छोड़ देते हैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। एंड जिसकी वजह से जो रिएक्शन होती है केमिकल की विद द इंक ऑफ द पेपर, जो पेपर पे इंक अवेलेबल होती है उनके साथ में उनकी रिएक्शन होती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर आइडेंटिफाई भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और यहाँ पर पूछा गया है which microscope is used to detect the enhancement of paint residues from erased pencil lines। तो जितनी भी erased pencil lines होती हैं किसी भी पेंट रेसिड्यू में, उसका इन्हांसमेंट करने के लिए हम किस तरह के माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लो पावर स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप। तो जो भी लो पावर के स्टीरियोस्कोपिक माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनका यूज करते हुए हम जो भी इरेज्ड पेंसिल की लाइंस होती हैं उनको इन्हांस करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर पूछा गया है एस्डा एक तरह का वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज़ हम इंटेंडेड राइटिंग्स जो होते हैं उनका डिटेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको डेवलप किसने किया था, तो इसको डेवलप किया था एक साइंटिस्ट थे फॉस्टर ने इसको डेवलप किया हुआ था। अभी यहाँ पर इनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डेवलप किया था, वो थे आपके फ्रीमैन। तो फ्रीमैन एंड फॉस्टर इन दोनों ने ही मिलकर एक तरह की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक को डेवलप किया था जो कि आपकी एस्डा कहलाती है। नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब है जो भी सैंपल आप इसमें अपना यूज़ करोगे, जो भी सैंपल आप इसमें यूज़ कर रहे हो कोई भी तरह का आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो सैंपल यहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसा सैंपल आप पहले उस इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई करोगे वैसा ही आपको यूज़ करने के बाद भी एज इट इज़ मिल जाएगा। तो इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स। एस्डा की फुल फॉर्म क्या होती है, electrostatic detection apparatus, and it is a specialized price of equipment commonly used in question documents to reveal indentation or impression in paper, basically on paper होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी indentation marks होते हैं पेपर के ऊपर उसको रिवील करने के लिए यहाँ पर हम एस्डा का यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑब्लिटरेशन जो होता है राइटिंग में ये क्या है, तो ये बेसिकली आपका ऑब्सक्योर करना होता है बाय सुपर इम्पोजिशन, यानी कि जो भी राइटिंग अवेलेबल होती है, कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ है
उसके ऊपर हम कोई भी तरह का इंक को सुपर इम्पोज कर देंगे, कोई भी तरह का ऐसा फ्लूइड हम उसके ऊपर डाल दें जिसकी वजह से जो भी राइटिंग है वो आपको नज़र नहीं आएगी, वो आपको दिखेगी नहीं। तो इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं ऑब्लिटरेशन में करी जाती हैं। अभी यहाँ पर पूरा इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि कोई भी एरिया जो भी डॉक्यूमेंट का है हैज़ बीन पर्पसली कवर्ड यूजुअली बाय अदर writings to attempt to mask the markings that lay underneath it is out with pen, pencil, dissipate or writing something on it so that original content is not read properly. Such a change is called fraudulent detection or obliteration. मतलब कि वही चीज़ है कि पेंसिल से पेन से कोई भी जो चीज़ लिखी हुई है उसको पूरी तरह से मास्क कर देना, छुपा देना, कुछ मार्किंग्स उसमें ऐसे बना देना कि वो आपका चेंज हो जाए, वो दिखे नहीं क्लियरली, आप उसको पढ़ ना पाओ सही से, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है ऑब्लिटरेशन। एंड अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आज के इस वीडियो का, जहाँ पर पूछा गया है VSC इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ। तो VSC की फुल फॉर्म होती है वीडियो स्पेक्ट्रल कंपेरेटर। तो इसका जो यूज़ है हम क्या एग्जामिन करने के लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम जो भी इरेज्ड राइटिंग होती है या फिर सीक्रेट राइटिंग होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो VSC इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बोथ C एंड D आर करेक्ट। एंड अभी यहाँ पर आपके टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, उम्मीद करते सबको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप लोग पूछ सकते हो वीडियो की कमेंट सेक्शन में, आपको उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि VSC क्या है, क्या फुल फॉर्म है, क्या काम करता है, एक बार आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में थोड़ा सा आ जाएगा। बाकी यहाँ पर अभी इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो की जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से जाकर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और बढ़िया कंटेंट चाहिए है, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है। सोशल मीडिया भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ अवेलेबल है, तो एक बार विजिट करके ज़रूर से देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।